हेलो दोस्तों, दिस इज जितेंद्र। वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। यह है हमारा नया इनिशिएटिव है जिसमें फर्स्ट पेपर से रिलेटेड एमसीक्यू सोल्व किया जाएगा। यह है पार्ट फर्स्ट है। लेट्स बिगिन। यूजीसी ने पेपर 1 को 10 यूनिट में बांटा है जिसमें 11 टॉपिक है। पहला है शिक्षण विषमता, अनुसंधान विषमता, अध्ययन बोध, संचार, तर्क, युक्ति संगत तर्क, सूचनाओं का विवेचन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जन एवं पर्यावरण, उच्च शिक्षा एवं प्रणाली और प्रशासन राजनीति और शासन प्रबंधन। ये 11 टॉपिक है जिन्हें अपन यूनिट वाइज एमसीक्यूज में सोल्व करेंगे, एमसीक्यू बेस पे सोल्व करेंगे। इस पार्ट में हम यूनिट 10 से पार्ट 2 शासन वाले से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, यानी कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है, बी राज्यसभा द्वारा होता है, सी लोकसभा सदस्यों द्वारा होता है, या डी अप्रत्यक्ष मतदान से होता है? आंसर होगा डी, अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार से मतदान होते हैं, जैसे विधायक चुनना हो, पार्षद चुनना हो, सांसद चुनना हो लोकसभा वाला, तो होता है प्रत्यक्ष मतदान। जैसे ये जन पॉपुलेशन है ये, और इन्होंने इसे चुना है डायरेक्ट वोट देकर। सबने इसे वोट दिया, ये जीत कर आ गया, कि सांसद बन गया, एमएलए बन गया, ये हो गया प्रत्यक्ष मतदान। अब ये अपने बिहाफ पर ये चुनेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या जो भी, तो वो जो होगा वो हो जाएगा अप्रत्यक्ष मतदान। यानी इनसे वोट में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को चुनने में अपना वोट भी शामिल है, लेकिन वोट दे कौन रहा है? विधायक या सांसद। तो वो हो गया अप्रत्यक्ष मतदान। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। ये अनुच्छेद 54 के अनुसार होता है। और राष्ट्रपति वे निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते। भारत की जनता वो चुना जाता है अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। जिन्हें भारत की जनता चुनती है, विधायक, सांसद, वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो वो हो गया अप्रत्यक्ष मतदान। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं, यानी कौन कौन से सदस्य हैं या कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट देते हैं प्रत्यक्ष रूप से? पहला है संसद से दोनों सदस्य से निर्वाचित सदस्य, यानी सांसद, राज्यसभा और लोकसभा दोनों वाले। दूसरा, राज्य विधान मंडलों से दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों से निर्वाचित सदस्य। तीसरा, सभी राज्यों से विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य, सही है, यानी जो पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उनसे विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य। चौथा है दिल्ली और पुडुचेरी या पांडिचेरी विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पांडिचेरी यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां पर विधानसभाएं भी हैं, कुछ शक्तियां वहां पर विधानसभाओं को भी दी गई है, तो उनसे सदस्य। तो ये 4 है कथन, इनमें से बताना है कौन कौन से शामिल होते हैं और कौन कौन से शामिल नहीं होते। आंसर होगा डी। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल उसमें बताया गया है, अनुच्छेद 54 में, तो उसमें बताया गया है कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य संसद में, यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों से निर्वाचित यानी चुने हुए। राष्ट्रपति ने मनोनीत जो किए हैं, जो 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में, लोकसभा में खैर उसे हटा दिया। अब 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था तो उसे हटा दिया। तो 12 सदस्य जो मनोनीत राष्ट्रपति करता है वो उसमें भाग नहीं लेते, निर्वाचित यानी चुने हुए। दूसरा है सभी राज्यों से विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य, भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी विधानसभा हैं, उनसे निर्वाचित सदस्य। और तीसरा है दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य, वो भी तो विधानसभाएं है ना, उनसे चुने हुए सदस्य, निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन था क्वेश्चन में, दूसरा स्टेटमेंट, वो भी सभी जो राज्य विधान परिषद है
उनसे सदस्य या दोनों सदनों। विधानसभा और विधान परिषद दोनों अलग अलग है। कई राज्यों, भारत में 6 राज्य हैं, उनमें विधान परिषद भी है, विधानसभा भी, जैसे लोकसभा और राज्यसभा हो गई ना, उच्च सदन निम्न सदन, वैसे ही। तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो भाग नहीं लेंगे। सिर्फ विधान सभाओं से सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। भारत में राष्ट्रपति के उम्मीदवार का प्रस्ताव अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। यानी अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो, उससे चुनाव में खड़े होना चाहते हो, तो आपके पास कितने लोगों का जो वोट देंगे उनमें से कितने लोगों का समर्थन होना चाहिए, 10 का, 20, 50 या 30। आंसर होगा सी, 50। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के द्वारा ये बताया गया है कि अगर आप राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना चाहते हो तो 50 निर्वाचक यानी 50 जो वोट देंगे सांसद या विधायक का प्रस्तावक होना जरूरी है। यानी वो प्रस्ताव रखे कि हम इनका प्रस्ताव करते हैं और 50 ही उसको समर्थन करें प्रस्ताव का। तो इसने पूछा था अनुसमर्थन, तो समर्थन 50 का, टोटल मिलाएंगे तो 100 हो जाएंगे। तो ये अपने को देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो मतदान या वोट नहीं कर पाएगा अगर ए वह स्वयं प्रत्याशी हो, बी उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, सी वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या डी वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। आंसर होगा सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अभी बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में राज्य विधानमंडल दो से बनेगा, एक तो विधान सभा हो जाएगी और एक विधान परिषद। विधानसभा अपन मान ले लोकसभा की जैसे, जिसमें डायरेक्ट चुनकर आते हैं, जिसे निम्न सदन बोलते हैं। विधान परिषद में अप्रत्यक्ष चुनकर आएंगे और उन्हें उच्च सदन बोलेंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव में जो वोट दे सकते हैं लोग, वो कौन कौन से वोट दे सकते हैं? या तो वो देंगे राज्यसभा, लोकसभा से निर्वाचित सदस्य और विधानसभा से निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद के लोग उसमें वोट नहीं देते। तो अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद या उच्च सदन से, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन से चुनकर आया है तो वो वोट देने के लिए योग्य नहीं है। बाकी सभी, यानी अगर वो सिद्ध करना है उसे, जो पहला ऑप्शन था, पहला ऑप्शन ये था कि वह स्वयं कैंडिडेट हो, तो विधायक तो है ना, तो स्वयं कैंडिडेट हो तो वोट दे सकता है। अगर वो उसे मुख्यमंत्री का अपना शेष करना रह गया हो, सिद्ध करना शेष रह गया हो, तो भी वो वोट देगा। क्यों? क्योंकि विधायक है। तो ऐसी स्थिति में जो उच्च सदन वाला है वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए 35 वर्ष की आयु हो, बी पढ़ा लिखा हो, सी सांसद चुने जाने के योग्य हो, या डी भारत का नागरिक हो। तो आंसर होगा बी पढ़ा लिखा हो। ये जरूरी नहीं है, बस उसके पास समर्थन होना चाहिए। 35 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए, वह सांसद चुने जाने योग्य होना चाहिए, और तीसरा वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तभी जाकर वह राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए योग्य है, राष्ट्रपति बन सकता है। ये सारी चीजें कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? अनुच्छेद 58(1) में ये चीजें बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु ए चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, बी अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, सी निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, या डी एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो देखो आंसर होगा सी, यानी राष्ट्रपति नियुक्त होने के तुरंत उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। यह बताया गया है अनुच्छेद 59(1) के अनुसार। अब इसमें है, पहला ऑप्शन था कि चुनाव लड़ने से पूर्व सदस्यता छोड़नी होगी। ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि लाभ का पद उसमें आता है, लाभ का पद है, यानी जिस पोस्ट से आपको प्रॉफिट हो रहा हो, अगर आप उस पोस्ट पे रहते हुए दूसरी पोस्ट के लिए चुनाव लड़ते हो तो वो अमान्य है।
अब लाभ का पद क्यों नहीं है? ये तो सेवा ही है ना, नेता कर रहे हैं, नेता अब सेवा में ही शहर मेवा मिलते हैं, पर ये है सेवा, तो ये लाभ का पद नहीं है। दूसरा है 6 माह के अंदर, ये कोई जरूरी नहीं, राष्ट्रपति बन गया फिर 6 माह तक सांसद भी रहेगा विधायक भी रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो सबसे बड़ा नागरिक बन गया भारत का, फिर वो 6 महीने तो विधायक भी रहेगा, ये ऐसे थोड़ी होता है। यानी राष्ट्रपति, और तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति बनते ही उसे पद छोड़ना होगा, तो वो सही है। सांसद लड़ सकता है परंतु विधायक नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। भारत का कोई भी नागरिक, जो अपन ने पहले पढ़ा था ना, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। वो सांसद हो, वो विधायक हो, ये जरूरी नहीं है। बस उसके पास 50 समर्थक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, वो चुनाव लड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो वो विवाद कहां पर सोल्व होगा? ए, भारत के महाधिवक्ता के पास, संसद, सी, सर्वोच्च न्यायालय, और डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी, अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद या डिस्प्यूट है तो वो सोल्व होगा सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम होगा। यह बताया गया है आर्टिकल 71(1) में। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ए, अपने निर्वाचन की तिथि से, बी, संसद द्वारा घोषित तिथि से, सी, अपने पद ग्रहण के दिन से, या डी, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। आंसर होगा सी, अपने पद ग्रहण, जिस दिन से उसने कार्यभार संभाला है उस दिन से 5 वर्ष तक वो रहेगा राष्ट्रपति। ये बताया गया अनुच्छेद 56(1) में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है। लोकसभा स्पीकर, बी, उपराष्ट्रपति, सी, प्रधानमंत्री, या डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आंसर होगा बी, भारत का राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देगा तो किसे देगा? भारत के राष्ट्रपति के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए, विदेश दौरे पर हो, या और बीमार हो जाए, तो राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति के बाद उसकी सीट कौन लेगा? उपराष्ट्रपति। सेकंड मोस्ट जो प्रेजेंट सिस्टम है, वर्तमान में जो सिस्टम है, उसमें कौन रहेगा? उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, और इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी पड़ेगी तुरंत ही, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ए, लोकसभा के द्वारा, बी, संसद द्वारा, सी, प्रधानमंत्री द्वारा, या डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। बी, संसद द्वारा। संसद भारत में जनता की आवाज है, जनता का शासन है भारत में, इसलिए राष्ट्रपति को भी संसद हटा सकती है। अगर संसद में बहुमत हो, वो 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत जिसे बोलते हैं, उससे राष्ट्रपति को भी हटा सकती है। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, उसका एक प्रावधान है, प्रोसेस है पूरी, जिसे महाभियोग बोलते हैं। आर्टिकल 61 में ये महाभियोग चलाकर ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये यहाँ पे देखो अनुच्छेद 51, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा कि आप पर ये इसी प्रोसेस चला रहे हैं, और वो प्रोसेस चलाने का आधार क्या होगा? आधार होगा संविधान का पालन ना करना, संविधान का उल्लंघन करना। इन चीजों पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। वो सिद्ध करनी पड़ेगी, वोटिंग होगा, विशेष बहुमत से पास करना होगा दोनों सदनों में, तब जाकर राष्ट्रपति हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन है जो भारत के राष्ट्रपति से चुनने में या निर्वाचन में वो शामिल होता है, परंतु जब महाभियोग चलता है तब शामिल नहीं होता? ए, लोकसभा, बी, राज्यसभा, सी, राज्य की विधान परिषदें, या डी, राज्य की विधान सभाएं। अब इसमें ये है कि 2 ऑप्शन है। विधान परिषद देखते ही मोस्टली स्टूडेंट विधान परिषद सही कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो शामिल होता है परंतु महाभियोग में नहीं होता। तो जब राज्य विधान परिषदें निर्वाचन में ही शामिल नहीं होती ये, तो ये हटाने में वैसे शामिल होगी, तो ये तो वैसे ही आंसर गलत है। समझ रहे हो? आंसर होगा डी, यानी विधान सभाएं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों
हटाने में यानी महाभियोग में और निर्वाचन यानी चुनने में, दोनों में शामिल होती है राष्ट्रपति से। लेकिन राष्ट्रपति से चुनने में तो शामिल होती है विधानसभा, हटाने में शामिल नहीं होती है। तो ये चीज ध्यान रखना है, राष्ट्रपति से चुनने में या निर्वाचन में विधानसभाएं शामिल होती है, लेकिन जब महाभियोग चलता है तो विधानसभाएं शामिल नहीं होती है, और विधान परिषदें दोनों में ही शामिल नहीं होती। क्वेश्चन 12 है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर दिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में या 1 वर्ष में। आंसर होगा बी, 6 माह। ये भारत में फिक्स है, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सदस्य हो, सांसद हो या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश जो भी हो, सब में 6 महीने है। 6 महीने से ज्यादा वो सीट खाली नहीं रह सकती। आर्टिकल 62 में ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो जो प्रेजेंट राष्ट्रपति से हटने से पहले ही कर लिया जाए, उसकी जो अवधि पूर्ण हो उससे पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 62 में ये बताया गया है कि अगर मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की, वो त्याग पत्र दे दे या उसे महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए, तो वो समय से पहले ही हो गया, है ना। तो समय से पहले हो गया, ऐसी स्थिति में प्रत्येक दशा में जो भी हो यथाशीघ्र 6 महीने बीतने से पहले नया राष्ट्रपति आपको चुनना ही होगा। और वो नया राष्ट्रपति जो चुना जाएगा वो आर्टिकल 56 के अनुसार अपने को पता है, जिस दिन से अपना पद ग्रहण करेगा, जिस दिन से अपनी सीट पर बैठेगा, उस दिन से 5 वर्ष तक वो पद पर रहेगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 30 दिन? आंसर होगा बी, 14 डेज। 14 डेज पहले अपने को बताना पड़ेगा राष्ट्रपति को कि हम आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लागू करने जा रहे हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, विरोधी दल का नेता है या भारत सरकार के मुख्य सचिव है? कौन से कार्यपालिका? आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही भारत में कार्यपालिका का प्रमुख होता है, उसी से हस्ताक्षर द्वारा सभी पदों पर नियुक्ति होती है, उसी से हस्ताक्षरों द्वारा सभी कार्य होते हैं। पर जो डिसीजन लेता है वो लेता है प्रधानमंत्री, लेकिन हस्ताक्षर जो होते हैं उसके ऊपर वो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है? ए, भारत का राष्ट्रपति, बी, भारत का प्रधानमंत्री, सी, मंत्रिमंडल या डी, राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिपरिषद। सही आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत एक गणतंत्र है, यानी यहाँ पर जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वो चुना जाएगा, वो राजा नहीं होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा, उसे चुना जाएगा भारतीय जनता के द्वारा। हालांकि ये जरूर है कि जनता अप्रत्यक्ष उसे चुनती है भारत में राष्ट्रपति को, जबकि जो अमेरिका है उसमें प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, भारत में अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, गणतंत्र है और उसे राष्ट्रपति बोलते हैं। तो भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है या गणतंत्र का प्रमुख है वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व या भंग कर सकते हैं? कब कर सकते हैं? ए, भारत के प्रधान न्यायाधीश अगर अनुशंसा करे, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो अनुशंसा कर दे। बी, भारत लोकसभा की अनुशंसा पर। सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा यानी सिफारिश पर। या डी, राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो कौन हो? आंसर होगा सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर हो सकता है। अब देखो न्यायाधीश है वो कैसे करेगा? भारत में क्या है, शक्ति पृथक्करण है, यानी न्यायालय अलग है, कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है ना। तो शक्ति पृथक्करण है, तो जब जिस न्यायाधीश का कोई काम ही नहीं है लोकसभा से, तो वो उसकी सिफारिश करेगा भंग करने की? ये नहीं होगा। लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकती है या नहीं कर सकती, ये देखेंगे अपन। मंत्रिमंडल कर सकता है या नहीं कर सकता, ये भी समझेंगे। राज्यसभा और लोकसभा कोई काम ही नहीं है, तो ये भी नहीं कर सकता। अब है मंत्रिमंडल और लोकसभा। मंत्रिमंडल आता है लोकसभा से निकलकर। अगर लोकसभा में सरकार का बहुमत नहीं है तो दूसरी सरकार बन जाएगी, समझ रहे हो बात।
अगर मंत्री लोकसभा में विपक्ष का बहुमत है तो वो सत्ता चेंज हो जाएगी, उसमें विपक्ष वाली पार्टी बना लेगी। जैसे कई राज्यों में बनाते हैं ना, जैसे अभी महाराष्ट्र में बनाया, मध्य प्रदेश में बनाया, तो पहले बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की हो गई, उसमें विधायक का थोड़ी चेंज करना पड़ा, तो बहुमत नहीं है लोकसभा में अगर सरकार का तो चेंज हो जाएगा। अगर लोकसभा में सरकार का बहुमत है, मंत्रिमंडल बहुमत होते हुए ये बोलता है राष्ट्रपति को कि ये लोकसभा बंद कर दी जाए, हम आगे सरकार नहीं चलाना चाहते हैं, तो फिर राष्ट्रपति ये डिसाइड करता है कि हाँ, ये सरकार यहाँ पे नष्ट करो, दूसरे चुनाव कराया जाए। तो ऐसा होता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, जो ज्वाइंट बैठक है, वो बुलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। आंसर होगा ए, राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य अगर गतिरोध हो रहा है या उनमें बातचीत नहीं बन रही है तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला दी जाती है। कुछ चीजें हैं जिन पर, जैसे वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, उनके ऊपर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, उनको दोनों को अलग अलग ही पास करना पड़ता है। जैसे पर साधारण विधेयक है तो उन पर लोकसभा की और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला दी जाती है। और संयुक्त बैठक है जब बुलाई जाएगी लोकसभा और राज्यसभा की, तो दो अध्यक्ष अपने पास, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, तो दोनों में से कौन अध्यक्षता करेगा संयुक्त बैठक की, तो लोकसभा का अध्यक्ष है वो संयुक्त बैठक में अध्यक्ष होगा। आप सभी कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ पाने के लिए फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।